फिर रिकॉर्ड याद नहीं दिलाते तुम लोग, ये चैट बॉक्स में डालो। मैं भुलक्कड़ हूं तो मेरे से ज्यादा आप लोग भुलक्कड़ है। ओके, सो व्हेनेवर द प्लास्टिक लिमिट इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, whereas plastic compressibility increases. Next one, what is the importance of shrinkage limit now? Shrinkage limit is helpful in estimating the water content changes that may takes place after construction of foundation. देखिए, श्रिंकेज लिमिट की एक पर्टिकुलर लिमिट है। अब हम बोलेंगे कि इसका श्रिंकेज लिमिट इतना है, तो उससे ऊपर वाला जो भी पानी है हम मालूम कर सकते, या पानी को आप कम करते जा रहे फिर भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तभी भी हम श्रिंकेज लिमिट मालूम कर सकते। तो श्रिंकेज लिमिट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाउंडेशन सॉइल। इन फाउंडेशन सॉइल सी देखिए, कभी भी आप, मैं जनरल बात बता रहा हूं, सपोज यू आर अ साइट इंजीनियर, तो आपका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए। और हम इतना सॉइल मैकेनिक्स इसीलिए पढ़ते क्योंकि हमको फाउंडेशन डिसाइड करना है। सुपर स्ट्रक्चर में सॉइल का बहुत कम रोल रहता। सुपर स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है, दूसरे इंजीनियर्स का काम है। हमारा काम है मेनली सॉइल मैकेनिक्स मींस फाउंडेशन इंजीनियरिंग ओनली। हम फाउंडेशन के लिए इतना सारा सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे, जो आप अब जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं अब इस वक्त सॉइल मैकेनिक्स, या आपका एप्लीकेशन सेकंड में यूज होता फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। तो आवर मेन एज अ जियोटेक्निकल इंजीनियर, आपका व्हाट इज योर मेन रोल टू डिसाइड द फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में जब भी हम डिसाइड करते तो हम ऐसा फाउंडेशन ढूंढते एज ए इंजीनियर कि वो ड्राई होना चाहिए। आपको चंद्रभागा नदी के किनारे पे घर बांधना बहुत मुश्किल है, जबकि यहाँ पर स्वेरी कॉलेज के पास घर बांधना आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपका वाटर टेबल बहुत 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 डीप रहता। जबकि सपोज इफ यू कंस्ट्रक्ट हाउस और एनी कंस्ट्रक्शन सुपरस्ट्रक्चर नियर चंद्रभागा रिवर, so what happens, because of that river water table will increase, and that water table will obstruct your foundation। और जब वाटर कंटेंट आता, बेयरिंग कैपेसिटी कम होता। ये सब टर्म्स आप याद रखो। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के ऊपर ही फाउंडेशन मालूम होता हमको। फाउंडेशन मतलब कितना लोड ले सकता। तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, अगर से वाटर कंटेंट आया मतलब पानी आया तो वो कम हो जाता। इसीलिए हम लोग क्या करते, जितना हो सके उतना ड्राई फाउंडेशन ढूंढते। तो ड्राई है, जहां हार्ड है वहां पर घर बांधना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां इंजीनियर की जरूरत ही नहीं है। ये तो इंजीनियर का नॉलेज उस वक्त मालूम पड़ जाता है जब वो वाटर टेबल, वेयर द वाटर टेबल इज मोर नो अबव, तो वहां पर ऑब्स्ट्रक्ट करता फाउंडेशन को। तो ये श्रिंकेज लिमिट का काम क्या है? श्रिंकेज लिमिट इज हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द वाटर कंटेंट चेंजेस दैट मे टेक्स प्लेस आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन होने के बाद वाटर कंटेंट कितना चेंज हुआ, तो वो आप प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते। श्रिंकेज लिमिट में वॉल्यूम चेंज मालूम होता आपको, तो वॉल्यूम चेंज के हिसाब के ऊपर से हम श्रिंकेज लिमिट फाउंडेशन में कितना वाटर कंटेंट है वो डिसाइड करते। और वाटर कंटेंट फाउंडेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय श्रिंकेज लिमिट। दैट इज डिसाइडेड बाय श्रिंकेज लिमिट। तो व्हाट हुआ? So in the foundation, the value of liquidity index is indicative of the stress history of the soil। तो अगर से आप पर्टिकुलर सॉइल का लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स मालूम करें, तो इस सॉइल का लिक्विडिटी इंडेक्स इतना है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स क्या है मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी। तो रेशियो ऑफ सम W minus WP divided by IP something is there। So based on the value of this liquidity index, based on the value of this liquidity index we can find the stress history। मतलब 5 साल पहले इसका स्ट्रेस कितना था, 1 साल पहले कितना था, गए महीने में कितना था, या गया दिन कितना था, या पिछले घंटे कितना था। तो इस सारा हिस्ट्री हम लिक्विडिटी इंडेक्स से हम डिसाइड कर सकते हैं। सपोज करो 2021 15 मई को इसका लिक्विडिटी इंडेक्स था, 15 जून को इतना हुआ। तो ऐसा हम अगर से डिसाइड करते गए, अगर से हम ऐसा डिसाइड करते गए, तो डेफिनेटली लिक्विडिटी इंडेक्स जो है वो क्या बताता कि वहां पर स्ट्रेस कितना था। या और फिर एक लंबा चैप्टर पढ़ते हैं आप, सॉइल का स्ट्रेस क्या है। याद रखिए ये सब बेसिक चैप्टर आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने के बाद आगे क्या पढ़ते हैं आप, परमेबिलिटी क्या है,
फिर क्या पढ़ते हैं कॉम्पैक्शन क्या है, फिर क्या पढ़ते हैं कंसोलिडेशन क्या है, फिर शियर स्ट्रेंथ क्या है, इसके ऊपर आप डिटेल में एक एक चैप्टर पढ़ते जाते हैं। तो ये सब बेसिक, नाउ यू आर स्टडिंग बेसिक थिंग्स, तो वहां पर आपको मालूम हो जाता है वैल्यू ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स। स्ट्रेस, सॉइल में स्ट्रेस कौन कौन से टाइप के रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल स्ट्रेस क्या है, तो वो स्ट्रेस का हिस्ट्री हमको मालूम होता लिक्विडिटी इंडेक्स से। वैल्यू ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स को मालूम हो जाता। रिमेंबर, ये जो टॉपिक मैं एट प्रेजेंट पढ़ा रहा हूँ, ये मैं बहुत से अलग से बुक से ढूंढ ढूंढ के लाके पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत से स्टैंडर्ड बुक में इतना डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं दिया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी मैं बहुत अलग तरीके से लाके आपको बता रहा हूँ। दिस वेरी आई मीन बहुत अलग तरीके से मैं लाके बता रहा हूँ। सम अदर बुक, तो मेरे नोट्स थे पुराने, उसमें से लाके बता रहा हूँ मैं आपको। द वैल्यू ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स इज इंडिकेटिव ऑफ दिस स्ट्रेस हिस्ट्री। मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स का वैल्यू देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उसका स्ट्रेस कैसा था, क्या ज्यादा हुआ क्या कम हुआ। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इंडाइसेस। नेक्स्ट, in standard compaction test, in standard compaction test, the plastic limit can be taken as a rough guide for the value of OMC। तो OMC क्या है, अब ये फिर कॉम्पैक्शन में पढ़ते हैं। कॉम्पैक्शन में ड्राई डेंसिटी वर्सेस वाटर कंटेंट का एक ग्राफ बनाते, जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट आता उसको बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, OMC, याद रखो। और OMC मतलब यहां पर वाटर कंटेंट डाले और यहां डेंसिटी देखते। OMC का जो करस्पॉन्डिंग डेंसिटी रहता वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी रहता, उसको बोलते हैं MDD। ये सब शायद आपको इस वक्त मैं कितना भी समझाऊं समझ में नहीं आता। जब आप कॉम्पैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप व्हेन यू डू द स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट इन द लैबोरेटरी एंड व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ and decide, then only will come across what is OMC and what is MDD. So plastic limit plays a very important role in deciding the OMC, in deciding the OMC. This also you should know, this also you should know. Got it? Next one, this very important one. Next one is a shrinkage limit gives the idea about shrinkage or swelling which is likely to take place after being compacted at specified moisture content, at specified moisture content। देखिए श्रिंकेज लिमिट क्या बता रहा है आपको कि पानी ज्यादा होने से वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है एक लिमिट के बाद, लेकिन उसमें से इस लिमिट को आने के बाद कितना भी पानी करो आप तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो श्रिंकेज लिमिट से आप डिसाइड कर सकते हैं कि सॉइल या मतलब क्या बोलते हैं मराठी में, मैं आपको समझ में नहीं आ रहा, स्वेलिंग हो रहा, ऐसा फूल जा रहा, बड़ा हो रहा, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा, या श्रिंक हो रहा, कम हो रहा, वॉल्यूम कम हो रहा या फूल रहा है, मतलब ज्यादा होते जा रहा, इट इज कॉल्ड स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। तो श्रिंकेज लिमिट से हम डिसाइड कर सकते हैं, श्रिंकेज लिमिट से हम डिसाइड कर सकते हैं सॉइल में क्या स्वेलिंग है। स्वेलिंग में बोलूं आपको, स्वेलिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल ब्लॅक कॉटन सॉइल ले लो। बघा तुम्ही काळा माती राहता शेतात तुमच्या, सपोज इफ यू pour some water, no, there will be increase in the volume, that process is called swelling। स्वेलिंग का करेक्ट मीनिंग मालूम हो रहा आपको? आपको कहीं मार लगा कुछ गेम खेलते समय तो आपका पैर फूल जाता, एकदम जरा वॉल्यूम बढ़ जाता आपके पैर का, इट इज कॉल्ड स्वेलिंग। तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। श्रिंकेज में क्या हो जाता, वॉल्यूम कम होता, और स्वेलिंग में क्या हो जाता, वॉल्यूम बढ़ जाता। स्वेलिंग में क्या हो जाता, वॉल्यूम बढ़ जाता। सो हम श्रिंकेज लिमिट से डिसाइड कर सकते एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट रहता, उस मॉइस्चर कंटेंट के बाद वॉल्यूम चेंज होना ही नहीं है, तो हम श्रिंकेज लिमिट से डिसाइड कर सकते हैं कि इस सॉइल में वाटर कंटेंट इतना डालने के बाद, इतना पानी डालने के बाद क्या श्रिंकेज होगा या स्वेलिंग होगा या वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो श्रिंकेज लिमिट plays a very important role in deciding shrinkage, swelling or no volume change, no volume change। So this is very important. Shrinkage limit gives the idea about shrinkage or swelling which is likely to take place after being compacted at a specified moisture content। Got the idea? So this is the use of shrinkage limit। देखिए यहाँ पर आगे ये जो डिटेल है ये पैरा में आपको अच्छी तरह समझ में आता। If a soil is compacted at its OMC which happens to be higher than its shrinkage limit,
the compacted soil mass is likely to shrink on drying after compaction. देखिए ओएमसी क्या रहता है, देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट आप याद रखो, ओएमसी जो रहता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जहां पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी रहता, शायद ये आपको ये पैरा कॉम्पैक्शन चैप्टर के बाद और क्लियर मालूम होता। ओएमसी जो रहता श्रिंकेज लिमिट से भी ज्यादा रहता, ओएमसी भी मॉइस्चर कंटेंट है और श्रिंकेज लिमिट भी मॉइस्चर कंटेंट है, लेकिन जब आपका सॉइल कॉम्पैक्ट करना है ओएमसी पे जो श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा है, द कॉम्पैक्टेड सॉइल मास इज लाइकली टू श्रिंक ऑन ड्राइंग आफ्टर कॉम्पैक्शन, मतलब कॉम्पैक्ट करने के बाद वो श्रिंक हो जाता। मतलब ओएमसी पे अगर से आप कॉम्पैक्ट करें जो श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा रहता, वहां पर श्रिंकेज हो जाता, देयर इट इज गोइंग टू श्रिंक। If such clay is compacted at about lower than OMC, अगर से OMC से कम पे अगर से हम उसको कॉम्पैक्ट करें, इट वाज लाइकली टू स्वेल ऑन सोकिंग सब्सिक्वेंटली। तो दो चीजें याद रखो, दो चीजें, पहले आप याद रखो OMC क्या है, पहले याद रखो OMC क्या है, और OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। उसके बाद व्हाट इज श्रिंकेज लिमिट, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट, याद रखो। अगर से आपका सॉइल ओएमसी पे कॉम्पैक्ट हो गया तो बाद में ये श्रिंक हो जाता, लेकिन ओएमसी से कम पे अगर से आप कॉम्पैक्ट कर दिए तो वो स्वेल हो जाता, वॉल्यूम बढ़ जाता। तो देखिए यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता कि वो स्वेल होता या श्रिंक होता, ये स्वेल होता या श्रिंक होता। मैं फिर आपको बताता हूं कि ओएमसी श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा रहता, वहां पर ओएमसी पे उस पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर से आप सॉइल को कॉम्पैक्ट करें तो क्या होता, श्रिंकेज होता बाद में। लेकिन अगर से आप ओएमसी से कम पे अगर से सॉइल को कॉम्पैक्ट करे तो वहां पर क्या हो जाता, स्वेलिंग टेक्स प्लेस। सो इतना सब बोलने का मतलब एक ही है कि श्रिंकेज लिमिट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, वेदर द सॉइल इज गोइंग टू स्वेल आफ्टर कॉम्पैक्शन और इट इज गोइंग टू श्रिंक आफ्टर कॉम्पैक्शन, इट इज गोइंग टू श्रिंक ऑप्शन कॉम्पैक्शन। तो याद रखो ओएमसी का वैल्यू हमेशा श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा रहता, श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा रहता। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज higher the value of liquid limit and plasticity index are considered as indication of poor subgrade soils। मतलब लिक्विड लिमिट ज्यादा रहा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा रहा, तो ये सबग्रेड सॉइल, पुअर सबग्रेड सॉइल है। तो इस सॉइल को आप स्पेशली रोड वर्क में तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। So these are the various important values and significance and uses of plastic limit, liquid limit and shrinkage limit. I hope everything is clear to you। हो सकता है कुछ टेक्निकल चीजें आपको OMC, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन ये आपको मालूम नहीं होते इस वक्त, लेकिन धीरे धीरे चैप्टर्स जब आप पढ़ते जाएंगे अगले, then you will know come across। ठीक है। So now one more small last topic I will tell, then I will stop। So differences between consistency limits and relative density। relative density ID मैं define कर रहा हूँ, E maximum minus E divided by E minus E minus, यह है आपको relative density। आपको निकाल कर देखो, मालूम होता आपको what is relative density। See 56 देखो बेटा 56 you joined late first thing, और ये बेसिक से जिसको समझ में आया, मैं इतना चिल्ला रहा हूं उसको ही समझ में आता। बीच में ज्वाइन करने से देखिए पहले आपको क्या मालूम होना, इसमें सॉइल के 4 स्टेट्स क्या है मालूम होना, सॉलिड, सेमी सॉलिड, उसके बाद क्या बोला था मैं आपको, प्लास्टिक और लिक्विड। उसके बाद प्लास्टिक लिमिट क्या है, लिक्विड लिमिट क्या है, श्रिंकेज लिमिट क्या है, ये पूरा क्लियर रहना आपको, वो पढ़ लो आप। उसके बाद अलग अलग इंडाइसिस क्या है ये क्लियर रहना। ये क्लियर होने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंस बताते गया, तो आप शुरू से नहीं थे और ये एक दूसरे की कड़ी है, चेन है, तो आप बीच में टूट गए तो आपको मालूम नहीं होता। एटलीस्ट आई ट्राइड माय बेस्ट टू टीच यू। ओके, सो नाउ कंसिस्टेंसी लिमिट्स आर देयर, these are plastic limit, liquid limit and shrinkage limit, and relative density ID you know well। so इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी कहीं थ्योरी में पूछ सकता, तो you should know it। consistency limit is applicable for cohesive soil, whereas relative density is applicable for cohesionless soil। मतलब ये सैंड में करते हम, ये क्ले में करते,
तो आप क्ले का रिलेटिव डेंसिटी नहीं निकाल सकते, उसी तरह लिक्विड लिमिट ऑफ कोहेजनलेस सॉइल भी नहीं निकाल सकते। तो याद रखो, कंसिस्टेंसी लिमिट इज फॉर कोहेजिव सॉइल्स and relative density is for sand or cohesionless soil. Second is, it denotes the degree of firmness. How firm is soil, that is defined by consistency limits, and how much it can be compacted, this is denoted by relative density. This is denoted by relative density. And third is, consistency limits कैसा decide करते हैं हम? Water content पे decide करते हैं. So it is the defined of function of water content, whereas relative density is the function of White's ratio. E minus E maximum, E minus E minimum, E पे डिसाइड करते हैं, जबकि हम लिमिट्स कैसा डिसाइड करते हैं? वाटर कंटेंट पे डिसाइड करते हैं. सो दीज थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर. सो differentiate between consistency limits in the sense liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit, and relative density. Relative density is ID. First difference is, it is for cohesive soil, it is for cohesionless soil. It is denotes the degree of firmness, it denotes the degree of compaction, it denotes function of water content, it denotes the function of White's ratio. So once again I stop here and request you that जियोटेक अगर से आप शुरू से अच्छी तरह नहीं समझ सके, आगे कुछ भी समझ में नहीं आता, आप पास हो सकते, पास तो 100% होते, मुझे पास फेल की फिक्र नहीं है, लेकिन आपको सब्जेक्ट सीखना है. तो ये फर्स्ट चैप्टर इतना बार बार चिल्ला चिल्ला के मैं रिपीट कर करके क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए. ओके, सो प्लीज गो थ्रू इट दिस ऑल दीज थिंग्स वंस अगेन. सो इन द नेक्स्ट क्लास I will solve some difficult problems on all these problems on indices. After this, I will stop this topic. I mean, in practical classes, I will more, give importance to all these things. So after this, I will either go for classification of soil, या मुझे कभी कभी लग रहा है कि हम सिलेबस बहुत लैग कर रहे हैं, तो we shall start second chapter so that psychologically हमको लगेगा कि हम second chapter में गए, क्योंकि second chapter बहुत जल्दी खत्म होता, permeability. तो फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कभी भी करके 2 यूनिट हो गए ऐसा बोल सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, व्हाटएवर यू वांट. हम डिसाइड करेंगे अगले क्लास में कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, और परमेबिलिटी नया यूनिट है. इस वक्त आपको 6 यूनिट है सिर्फ, तो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी हम पहला यूनिट खत्म करने वाले हैं. तो इट ऑल डिपेंड, सिलेबस कंप्लीशन आप जैसा चाहते वैसा करेंगे हम. और याद रखो, आपको पास होने के लिए ये मैं लास्ट में अलग से सेपरेट क्लासेस लूंगा. पास होना अलग चीज है, सब्जेक्ट समझना अलग चीज है. गॉट इट? सो लेट मी टेक द अटेंडेंस नाउ. So whichever the number I will call, please they can leave. Vivek Masar B23, Gnaneshwar Rao 33, Suraj Bhange 27, 48 सैयद नाविद काजी, ये सभी बी सेक्शन के. अमोल पवार 63, हर्षल A48, कुसुमड़े something is that? Okay, कुसुमड़े, हर्षल कुसुमड़े A48, A9 शीतल, उसके बाद A21 नाजनीन मुलानी, A45 हर्षद पाटिल, A49 मंदार मिसाल, उसके बाद A55 स्वप्निल काकड़े, A69 दीपक घोलवे, B14 मयूरी, पता नहीं आप, ओके, B14 मयूरी, B52 श्रेयश, B11 सोनाली पाटिल, B23 समर्थ, B23 समर्थ, ओके, B33 23 समर्थ है. उसके बाद B23 सोनाली पाटिल, ये 30 शिवानी, ये 30 वन मोर शिवानी इज देयर, है गिवन. सोनाली पाटिल के बाद समर्थ है क्या? हाँ, समर्थ. समर्थ के बाद देखिए B25, उसके बाद B25 के बाद अनिकेत B35, उसके बाद 53 आकाश, 66
अक्षय शिंदे, B43 नीरज रसाले, स्वरूप उटगी 67, स्वरूप के बाद ये 36 पूनम मैत्रे, यू पीपल कैन गो नाउ। ये 22 स्नेहल राउत, ये 30 शिवानी, ऑलरेडी आई हैव गिवन शिवानी, पता नहीं तुमचं नावच पण मला कळणार लवकर, गाईड वॉट एव्हर इट इज। A65 आदित्य गिवन, A68 प्रसाद, आई हैव गिवन प्रसाद, रेगुलर रहा थोड़े। A31 आरती, A56 ये 1 भोसले वैष्णवी, ये 3 तेजश्री, ये 4 निशा माने, ये 7 श्रद्धा वांगड़े, ये 13 पूजा स्वामी, ये 16 आकांक्षा चौहान, ये 18 स्नेहल, ये 20 प्रणाली, ये 24 शीतल, ये 25 वैष्णवी, ये 26 देशमुख प्रियदर्शिनी, 27 मयूरी, 29 स्नेहल, 34 प्रेरणा जाधव, 35 देशमुख दिव्या, 38 नंदिता, 43 जन्मेजय पवार, 44 हनुमंत जाधव, 47 गौरव, 51 गणेश बागल, 52 महेश, 53 प्रीतिश, 54 निंबाळकर गणेश, 57 सत्यम शिंदे, 58 केदार, 61 जाधव, 61 इज धवल जाधव। हाँ, उसके बाद B13 ऐश्वर्या, B28 सौरभ, B2 शीतल बहिरवड़े, B3 प्रतिभा बिराजदार, B10 ऐश्वर्या पाटिल, B19 सुरवसे प्रतीक्षा, B44 स्वप्नील डोंगरे, B8 प्रगति क्षीरसागर, उसके बाद ये 59 सादिक अली, B22 मनोज, B56 धौरे उमेश, 56 के बाद जस्ट अ मिनट प्लीज, B56 के बाद B6 वैष्णवी, B7 अंजलि, B12 प्रियंका, B46 निखिल, उसके बाद मैं हूं, उसके बाद 19 देशमुख धनाश्री, 19 ये 19 देशमुख धनाश्री, उसके बाद सुशील खड़े 64। ओके, देन यू कैन गो एंड जो नहीं है चैट बॉक्स में। ओके घाय तिड़क, ओके बेटा शिवानी घाय तिड़क, B25 B25 आया बेटा, B29 यस B29 दिया अभी सोहम, विवेक मासा B26 आल्सो गिवन, B822 स्नेहल दिलो की कितीदा विचारतीस नाव सांगितलं की तुझा, ये 17 भी दिया बेटा श्रद्धा, B27 सूरज भांगे, और yes anybody there, go for the next class. I think A68 B44 yes 44 given, A68 also given प्रसाद दिलो की सांगितलं तुम्हाला रेगुलर राहा म्हणून, A60 also, और चलो वेटिंग रूम में और कोई आ रहे देखेंगे उनको, वेटिंग रूम में कौन है, वेटिंग रूम में है प्राप्ति B1, महेश साळुंके 65,
Okay, Mahesh, Jivan, you were present, I know. Prapti भी present है. Mahesh also present. B13, given beta Aishwarya, given. Prapti given B1. B17 given B27. Saurabh Gowli. Saurabh Gowli 51. Okay, given. जिसका होगा है जा सकते प्लीज. हेलो.